अब हम जानेंगे रीतिकालीन काव्यधारा में जो तीसरी काव्यधारा है, रीतिमुक्त काव्यधारा, उसके प्रमुख कवि तथा उस काव्यधारा की विशेषताएं। रीतिमुक्त काव्यधारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिमुक्त कवि भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना था, काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण नहीं। रीतिमुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा भी कहा गया है। यह व्यक्ति प्रधान काव्य है। इन कवियों ने मुक्तक शैली में कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। इसके प्रमुख कवि हम जानेंगे। इनको 6 वर्गों में विभाजित किया है। प्रेम के पीर रहे हैं घनानंद आलम, बोधा और ठाकुर तथा रसकान। यहाँ घनानंद है, धनानंद नहीं, घनानंद। दूसरे हैं प्रबंध काव्य के निर्माता कवि लाल, इनकी रचना है छत्र प्रकाश। उसके बाद कवि सूदन, उनकी रचना है सुजान चरित। ये कथात्मक रचनाएं हैं। और तीसरी श्रेणी में आने वाले कवि है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रबंध काव्य निर्माता हो गए। तीसरी श्रेणी के वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले, जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दान लीला और मान लीला दी है। चौथी श्रेणी में आते हैं मुक्तक काव्य परंपरा में ही रीतिमुक्त काव्य में रीति संबंधी पद्य और सूक्तियाँ रचने वाले कवि, जिसमें वृंद और गिरिधर दास प्रमुख हैं। उसके बाद 5वीं श्रेणी में आते हैं ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि विषय पर लिखने वाले कवि। 6वीं श्रेणी में आते हैं वीर रस के फुटकर पद लिखने वाले कवि। रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। लक्षण ग्रंथों का अभाव, यहाँ पर लक्ष्मण नहीं तो लक्षण ग्रंथों का अभाव। रीतिमुक्त कवियों ने किसी भी प्रकार के कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किसी परंपरा का निर्वाह इन्होंने नहीं किया। इनका उद्देश्य केवल अपने भावों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लक्षण ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। दूसरी विशेषता है काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता। श्रृंगार, वीर, भक्ति रस से पूर्ण इन्होंने कविताएं लिखी है। यहाँ पर कला पक्ष, जिस प्रकार रीति सिद्ध काव्यधारा में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही प्रमुख थे, और रीतिबद्ध काव्यधारा में केवल कला पक्ष था, लेकिन रीतिमुक्त काव्यधारा में केवल भाव पक्ष प्रधान दिखाई देता है। रीतिमुक्त काव्यधारा की तीसरी विशेषता है अलंकारों की भरमार। वैसे अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर इन्होंने अलंकारों का सहारा लिया तो ज़रूर है, और उसमें संख्या भी अलंकारों की बहुत अधिक प्रयुक्त की गई है, इसलिए थोड़ी बहुत बोझिलता उसमें आई है, या शैली एक प्रकार से दबी हुई दिखाई देती है अलंकारों की। उसके बाद मुक्तक काव्य की रचना इन्होंने की है। ये चौथी विशेषता है मुक्तक रीतिमुक्त काव्यधारा की, मुक्तक काव्य की रचना की है। कवि परंपरा से मुक्ति चाहते हैं। हृदय के भावों को मुक्त रूप से उंडेलना कवियों का लक्ष्य बना है। इन्होंने बौद्धिकता को अनुकूल नहीं माना, तो आत्मविभोर होकर काव्य लिखा। जैसे कवि घनानंद है, आलम का काव्य है। इन घनानंद और आलम का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने किस प्रकार मुक्त काव्य लिखा है। 5वीं विशेषता है प्रेम के पीर। प्रेमानुभूति, आत्मानुभूति की शैली में इन्होंने कविताएं व्यक्त की हैं, या अपने भाव व्यक्त किए हैं कविता के माध्यम से। फारसी भाषा का प्रभाव प्रेम वर्णन में दिखाई देता है। नई शैली का निर्माण भी इन्होंने किया है। रीतिमुक्त काव्यधारा की 6वीं विशेषता है व्यक्ति प्रधान काव्य। यह कवि व्यक्तिगत जीवन में प्रेमाहत हो चुके हैं, अतः स्वयं की व्यथा का वर्णन ही काव्य में मुक्त रूप से इन्होंने किया, क्योंकि प्रेम व्यंजना उत्तम पुरुष में प्रभावी रूप से होती है। 7वीं विशेषता है प्रेम प्रधान, व्यथा प्रधान, या प्रेम वर्णन जो है उनका व्यथा प्रधान है। प्रेम में संयोग की अपेक्षा वियोग का अधिक चित्रण इन्होंने किया है। परंपरा से अलग चित्रण, तत्कालीन समाज की छाया इन कवियों पर पड़ी है। इस काल में व्यक्ति के मन में घुटन और अवसाद के भाव ही प्रमुख रूप से विद्यमान है।
समाजशाही अपने चरम शिखर पर व्यक्ति के परतंत्रता के पीड़ा की कहानी सुनने को कोई तैयार न था, अथाह व्यथा को भीतर ही भीतर पी लेने की, उसे प्रकट न करने की बात बार बार कविता के माध्यम से कही है। यह असंतोष काव्य में प्रेम की भाषा में स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। 8वीं विशेषता है कि प्राचीन परंपरा, काव्य परंपरा का इन्होंने त्याग किया है। स्वच्छंदता की प्रवृत्ति इस काव्य में अधिक दिखाई देती है। मुक्तक काव्य शैली में काव्य रचना की है तो जाहिर है तो प्राचीन काव्य परंपरा उसमें आई भी नहीं है। लेकिन 2 परंपराएं इसमें दिखाई देती है। पहली है अलंकारिक चमत्कारों से पूर्ण काव्य और दूसरी है नायिका भेद में 9 रसों का चित्रण। घनानंद के काव्य में ही अलंकारों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। इन कवियों की नायिकाएं अलौकिक अर्थात राधा नहीं तो लौकिक है। उनकी रूप चेष्टाओं का आंखों देखा वर्णन कवियों ने कविता में किया है। रीतिमुक्त काव्यधारा की 9वीं विशेषता है उच्च कोटि की प्रेम भावना। रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं है। यह कवि इंद्रिय भावना में नहीं रमे। यह व्यथा सहकर भी प्रेमी का कुशल ही चाहता है। अंतिम सांस तक उसी का स्मरण करता है। प्रेम में त्याग की भावना है। प्रेम की अनन्यता, दृढ़ता, मार्मिकता उनके प्रेम में दिखाई देती है। इनके प्रेम में भावात्मकता है, आध्यात्मिकता की गंध भी है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर का काव्य इसका प्रमाण है। 10वीं विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की भाषा का असाधारण प्रभाव। इन कवियों ने अभिव्यंजना के नए आयाम खोले हैं। लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग इन्होंने किया है। घनानंद का काव्य अलंकारों का मोहताज नहीं, सहज भाषा में इन्होंने काव्य लेखन किया है। आखिरी और 11वीं विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की फारसी भाषा का या फारसी काव्य का प्रभाव। दरबार में हिंदू फारसी कवि साथ साथ बैठते थे। काव्य पाठ भी चलता था। एक दूसरे से ये प्रभावित रहते थे। इसीलिए फारसी काव्य का प्रभाव भी रीतिमुक्त काव्यधारा पर दिखाई देता है। आलम हिंदुओं में भी फारसी के विद्वान बने थे। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने रीतिकालीन काव्यधारा के भेद देखे और उन सब की विशेषताएं भी देखी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए